सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है योर क्लास योर फ्यूचर यूट्यूब चैनल पे। आज हम वर्ण विचार के बारे में जानेंगे। व्याकरण की दृष्टि से भाषा की संरचना 3 स्तरों की होती है। वे है वर्ण, शब्द और वाक्य। इन तीनों स्तरों को दृष्टि में रखकर हिंदी व्याकरण को 3 भागों में विश्लेषित किया जाता है। वे है वर्ण विचार, शब्द साधन और वाक्य विचार। इस प्रस्तुत वीडियो में हम वर्ण विचार के बारे में जानेंगे। वर्ण विचार में हम ध्वनि, वर्ण, वर्णमाला और लिपि के बारे में जानेंगे। तो चलिए पहले देखेंगे ध्वनि के बारे में। ध्वनि की सत्ता के बिना भाषा की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हम अपनी वागिंद्रियों यानी जिह्वा द्वारा जिसका उच्चारण करते हैं उसे ध्वनि कहते हैं, या यह कह सकते हैं कि मनुष्य के वागिंद्रियों से अभिव्यक्त सुनी जाने योग्य वाणी ही ध्वनि है। सामान्य अर्थ में ध्वनि मतलब आवाज होती है। भाषा के साधारणतः 2 रूप है, मौखिक और लिखित। कथित यानी मौखिक भाषा की लघुत्तम इकाई ही ध्वनि है। आगे बढ़ेंगे वर्ण की तरफ। जब ध्वनियाँ लिखित रूप को धारण करती है तो वर्ण अथवा अक्षर कहलाती है। भाषा के सबसे छोटी इकाई यानी भाग को वर्ण कहा जाता है, या फिर कह सकते हैं कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न हो सके उसे वर्ण कहते हैं। अगर हम कामता प्रसाद गुरु के शब्दों में कहें तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड न हो सके, जिसके खंड न हो सके वही वर्ण है। उदाहरण के लिए अ, आ, ई, क, ख, ग, घ, या फिर आप ले सकते हैं च, छ, या फिर आप देख सकते हैं प, फ, ब, भ, म, या फिर आप ले सकते हैं य, र, ल। ओके, ये सभी क्या है? ये सभी वर्ण के उदाहरण है। नेक्स्ट देखेंगे वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। हर एक भाषा, जैसे हमारी हिंदी की खुद की वर्णमाला है, उसी प्रकार हर एक भाषा की वर्णमाला होती है। जैसे कि कन्नड़, मराठी, उदाहरण के लिए कन्नड़ है, मराठी है, मलयालम है, तेलुगु है, आसामी है, गुजराती है, पंजाबी है। आप चाहे कोई भी भाषा ले लो, उस भाषा की अपनी खुद की वर्णमाला होती ही है। वर्णमाला यानी कि वर्णों को व्यवस्थित रूप से वहाँ पर जोड़ के रखा जाता है, या फिर उसके व्यवस्थित रूप को ही हम वर्णमाला कहते हैं। आगे बढ़ेंगे लिपि के तरफ। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार अगर कहे तो लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं वे वर्ण कहलाते हैं, पर जिस रूप में ये लिखे जाते हैं
उसे लिपि कहते हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भाषा के लेखन हेतु यानी लिखने के लिए जिन चिन्हों व वर्णों का प्रयोग किया जाता है उसे ही हम लिपि कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। लिपि के बारे में मेरे पहले वीडियो में ही हमने बहुत कुछ जान लिया है। लिपि के 2-3 क्या है व्याख्या और लिपि शब्द का अर्थ, ये सब हमने देख चुके हैं। तो इसके लिए अभी हम लिपि को यहाँ पर ज़्यादा न लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले हिस्से की ओर, और वह है वर्ण के भेद। वर्ण के 2 प्रकार है। वर्ण के 2 प्रकार है या फिर 2 भेद है। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। तो चलिए देखेंगे स्वर के बारे में। तो क्या है स्वर? जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे स्वर कहते हैं। मैं फिर एक बार दोहराऊंगी। जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे स्वर कहते हैं। या फिर कह सकते हैं कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में फेफड़ों यानी लंग से आने वाली वायु कंठ से होती हुई मुख विचार में बिना किसी रुकावट के मुखद्वार से बाहर निकल जाती है, वे ध्वनियाँ स्वर कहलाती है। यानी कि बिना किसी रुकावट से जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो बहुत बड़ी ही सरलता से उसका उच्चारण भी हो जाता है और वो क्या है हमारे मुखद्वार से बाहर निकल जाती है बिना किसी रुकावट से। वे ध्वनियाँ, वही ध्वनियाँ क्या कहलाती है? स्वर कहलाती है। यानी कि इन वर्णों को बोलने के लिए अन्य ध्वनियों का सहारा नहीं लेना पड़ता है और इनके उच्चारण में हवा हमारे मुख से बिना रुकावट के निकल जाती है या फिर बिना रुकावट के निकलती है इनके उच्चारण में। तो हिंदी में 11 स्वर है। हिंदी में कुल मिला के 11 स्वर है और वे है अ, आ, ई, उ, रू, ए, आई, ओ, औ। कितने हैं स्वर? कुल मिलाकर 11 है। अ, आ, ई, उ, रू, ए, आई, ओ, औ। ये कुल 11 स्वर हिंदी में है। आगे बढ़ेंगे स्वर के भेद या फिर स्वर के प्रकार की तरफ। स्वरों में कुल मिलाकर हम 3 प्रकार को देखते हैं उच्चारण के आधार पर। वे हैं ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो देखेंगे एक एक करके। पहला है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व का अर्थ है लघु अथवा छोटा। ह्रस्व का अर्थ है लघु अथवा छोटा। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो स्वर उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लेते हैं वे स्वर ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। यानी कि इनके उच्चारण में केवल एक ही मात्रा का समय लगता है। ये कुल मिलाकर 4 है। वे है अ, ई, उ, रू। अ, ई, उ, रू। ये कुल 4 ह्रस्व स्वर है। यानी कि इनके उच्चारण में बहुत ही कम समय हमें लगता है। आगे बढ़ेंगे
दीर्घ स्वर। दीर्घ का अर्थ है बड़ा। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहे तो जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर में केवल एक मात्रा का समय लगता है तो दीर्घ स्वर में हमें दो मात्राओं का समय लगता है। यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में हमें अधिक समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर कुल मिलाकर 7 है। वे है आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। तो ये कुल मिलाकर कितने हैं? दीर्घ में 7 स्वर है। आगे बढ़ेंगे प्लुत स्वर की ओर। इसके उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है, यानी कि ह्रस्व और दीर्घ स्वर के उच्चारण से भी यह अधिक समय लेते हैं, लेकिन इसका प्रयोग केवल संस्कृत में ही किया जाता है। प्लुत स्वर का ये जो तीसरा स्वर का प्रकार है इसका प्रयोग केवल और केवल संस्कृत में ही किया जाता है। इसका प्रयोग हिंदी में नहीं होता है। और उदाहरण के लिए कहे तो ओम शब्द, ओम ये क्या है? ओम ये ह्रस्व और दीर्घ ये दोनों स्वरों के जो वर्ण हैं उनसे भी यह ज़्यादा समय लेता है। तो इसका प्रयोग केवल संस्कृत में होता है, हिंदी में नहीं है। तो इसके आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि हिंदी भाषा में केवल 2 ही प्रकार माने गए हैं, या फिर 2 ही भेद जो है वे माने गए हैं। वे है ह्रस्व और दीर्घ। आपकी जानकारी के लिए मैंने ये तीसरा प्रकार भी बता दिया, क्योंकि अगर आप बुक्स को रेफ़र करेंगे तो कई सारे बुक्स में आपको क्या मिलेगा? ये तीसरा, थर्ड प्रकार भी आपको मिलेंगे। इसके अलावा भी और कई आधारों पर कई प्रकार हमें मिलेंगे, लेकिन जो कॉमनली लिया जाता है वह है ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, स्वर के जो भेद माने गए हैं। इन 11 स्वरों के बाद यानी कि अ, आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ और औ, इन 11 स्वरों के बाद भी हम क्या देखते हैं? अम और आहा को देखते हैं, है ना? अम और आहा भी वर्ण वहाँ हमें दिखाई पड़ते हैं। तो इन्हें ये अम और आहा, इन्हें क्रम से हम क्या कहते हैं? इन्हें क्रम से हम अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं। तो चलिए देखेंगे अनुस्वार और विसर्ग के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। अनुस्वार क्या है? ये अनुस्वार अम वर्ण 11 वर्णों या फिर 11 स्वरों के बाद ही आता है। इसका उच्चारण नाक से किया जाता है। इसका उच्चारण जो है वो नाक से किया जाता है। इसका उच्चारण जिस वर्ण के बाद होता है उसी वर्ण के सिर पर बिंदी रूप में इसे लगाया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए रंग, संग, तिरंगा, पतंग, बंदर आदि। नेक्स्ट देखेंगे विसर्ग। विसर्ग ध्वनि जो कोलन या फिर बृहदान्त विराम चिन्ह इसे प्रयोग में लाया जाता है, इसका उच्चारण जो है वह ह की भांति किया जाता है। विसर्ग का प्रयोग तत्सम यानी कि संस्कृत से आए हुए शब्दों में ही किया जाता है, जैसे अतः, प्रातः, अंततः आदि। आगे बढ़ेंगे व्यंजन की तरफ। जिन वर्णों का उच्चारण
स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। यानी कि अभी अभी जो हमने स्वर देखे हैं उनकी सहायता से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उन्हें ही हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में फेफड़ों में आने वाली वायु कंठ से होती हुई मुख विवर अथवा नासिक विवर में स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है और स्वर की सहायता से बनती है। वे व्यंजन ध्वनियाँ कहलाती है। व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन ध्वनियों की संख्या कुल मिलाकर 33 है, 33 है व्यंजन। तो चलिए देखेंगे हम कि व्यंजन के उच्चारण में अ का प्रयोग कैसा होता है। क प्लस अ क, ख प्लस अ ख, च प्लस अ च, ट प्लस अ ट। और थोड़े उदाहरण देखेंगे यहाँ पर। द प्लस अ द, म प्लस अ म, ल प्लस अ ल, श प्लस अ श। तो इस प्रकार हम उनमें अ को मिलाकर क्या करते हैं, हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं। आगे बढ़ेंगे हम व्यंजन के भेद। व्यंजन के दो प्रकार हैं। व्यंजन में दो भेद या फिर दो प्रकार है। वे है वर्गीय व्यंजन और अवर्गीय व्यंजन। तो चलिए देखेंगे इनको विस्तार रूप से। पहला है वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजनों के प्रत्येक वर्ग का नाम पहले वर्ण के अनुसार ही रखा जाता है या फिर रखा गया है। क से म तक जो व्यंजन है उन्हें हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं। ये कुल मिलाकर 25 है, 25 है कुल मिलाकर वर्गीय व्यंजन। तो वे कौन कौन से हैं और उनके वर्ग कौन कौन से हैं इसके बारे में हम देखेंगे। क वर्ग, इनमें आता है क, ख, ग, घ, ङ। और च वर्ग के अंतर्गत आते हैं च, छ, ज, झ, ञ। हम इसका उच्चारण ऐसे भी कर सकते हैं। ट वर्ग के अंतर्गत आता है ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग के अंतर्गत आता है त, थ, द, ध, न। प वर्ग के अंतर्गत आते हैं प, फ, ब, भ, म। वर्गीय व्यंजनों का उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से होता है। इसीलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। वर्गीय व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। मैंने आपको अभी अभी बताया कि ये जो व्यंजन है, वर्गीय व्यंजन है, इनका जो उच्चारण होता है वो अलग अलग स्तरों पर होता है। कुछ कंठ से होते हैं, कुछ तालु, कुछ मूर्धा, कुछ दांत, कुछ होंठ। तो अगर हम इसको जानना चाहते हैं तो यह सिर्फ हम अनुभव से जान सकते हैं। पढ़ने से हमें मालूम नहीं पड़ेगा या फिर लिखने से हमें मालूम नहीं पड़ेगा। इसको हमें अनुभव करना पड़ेगा। इसके लिए हमें खुद उस वर्ग के व्यंजनों को हमें दोहरा कर देखना पड़ेगा कि कहाँ से। फॉर एग्जाम्पल के लिए क वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से होता है। तो आप बोलिए क, ख, ग, घ, ङ। तो देखिए आप कि आपके किस भाग पर जोर पड़ रहा है यहाँ पर। जी हाँ, कंठ पे पड़ता है। उसी तरह च का देखिए च, छ, ज, झ, ङ। तो देखिए आपकी जीवा जो है वो कहाँ पर उसका जो है स्पर्श होता है। और उसी तरह ट का देखिए त, प देखिए आप प, फ, ब, भ, म। तो ये इसका उच्चारण कहाँ से होता है, होंठ से होता है। अगर आपको इनके उच्चारण, अगर ये सही में आपको इसकी जांच करनी है तो इसका आपको अनुभव करना ज़रूरी है। तो इसके लिए आप इसको दोहराइए, देखिए कि आप कहाँ कहाँ
उसका उच्चारण होता है और किस किस आपके भाग में जोर पड़ता है। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे अवर्गीय व्यंजन की तरफ। ये संख्या में 8 है। अवर्गीय व्यंजन कुल मिलाकर संख्या में 8 है। य, र, ल, व, श, श, स और ह। इसमें क्या है, फिर इसमें 2 भाग होते हैं। पहला है य, र, ल और व। ये क्या है, ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। वहीं पर जो बाकी बचते हैं 4, श, श, स, ह, ये क्या है, ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इन वर्णों के अलावा भी, यानी कि अभी हमने अ से लेकर स्वरों को देखा, अनुस्वार को देखा, विसर्ग को देखा और 20 व्यंजनों को भी देखा, उसमें वर्गीय देखा, अवर्गीय व्यंजनों को भी हमने देखा है ना। इनके अलावा भी हिंदी भाषा में कुछ संयुक्त वर्णों का प्रयोग होता है, जैसे कि क्ष, त्र, ज्ञ, श है, जिन्हें हम संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं। तो चलिए उसके बारे में देखेंगे हम। ऐसे व्यंजन जो 2 व्यंजन मिलकर बनते हैं, जो 2 व्यंजन से मिलकर बनते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, यहाँ पर क प्लस श मिलके क्या होता है, क्ष होता है। उसके उदाहरण है भिक्षा और क्षमा शब्द। त प्लस र बन के क्या होता है, यहाँ पर त्र बनता है। और इसके उदाहरण के लिए हम शब्द लेंगे त्रिशूल और त्रिभुज। ज और ञ मिलके क्या होता है, ज्ञ बनता है। और इसका उदाहरण देखेंगे हम संज्ञा, विज्ञान, ज्ञानी, ज्ञान, बहुत सारे आएंगे। श प्लस र ये मिलके क्या होता है, श्र बनता है। और इसका श्रमिक, विश्राम, आश्रम, आश्रय, है ना। तो ऐसे कई सारे शब्द इससे बनते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने पूरे वर्णमाला को हमने देखा है। यहाँ पर पूरी वर्णमाला है, वर्णमाला को हमने देखा। वर्णमाला के जो भेद है, स्वर और व्यंजन, उसके बारे में हमने देखा है। फिर स्वरों के जो भेद है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, उनके बारे में हमने देखा है। फिर व्यंजनों के जो भेद है, वर्गीय व्यंजन और अवर्गीय व्यंजन, उनके बारे में हमने जाना। और इन सब के अलावा जो संयुक्त वर्णों का प्रयोग हिंदी भाषा में होता है, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, यानी कि संयुक्त व्यंजन, उनके बारे में हमने आज पढ़ा है। आई होप कि आप सभी को यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और आपको थोड़ी बहुत जानकारी भी इससे प्राप्त हुई होगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल योर क्लास योर फ्यूचर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आगे आने वाले विषयों के बारे में जानकारी लेने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा योर क्लास योर फ्यूचर यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू।